जब मुझसे पूछा जाता है कि बाकी मैं क्या करती हूँ, तो बाकी मैं हमारा YouTube चैनल चलाती हूँ, अ मेलोडियस लिरिकल जर्नी, जिसमें हम कलाओं को अंतर्दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, उनके अंतर संबंधों को टटोलते हैं। भूमी असलेल्या नागपूर नगरीत संपन्न होत असलेल्या दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपूर यांच्या वतीने आयोजित स्त्री महोत्सव सोहळ्यात मान्यवरांचं मनपूर्वक स्वागत करते। ज्योतीतून धावत या तेज किरण सारे, ज्योतीतून धावत या तेज किरण सारे, या यज्ञातील आणि या स्मरणातील निखारे, रे ढाळ नभा, रे ढाळ नभा तवते ज्वालामय तारे, पेटवू द्या वणवा कणा कणात मशाली, हिमलाट पहाट पहा ही जगावर आली। आदरणीय स्वरांगीताई साने यांचा सन्मान आपण या प्रसंगी करतो आहे। आदरणीय दीपकजी कुलकर्णी, उपसंचालक दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपूर यांच्या वतीने। आदरणीय स्वरांगीताई साने म्हणजे एक बहुमोल व्यक्तिमत्व, माजी समाचार संपादक दैनिक भास्कर पुणे, माजी वरिष्ठ उपसंपादक लोकमत समाचार पुणे, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळ बालभारतीच्या पहिल्या वर्गाच्या हिंदी पाठ्यपुस्तकाच्या त्या समीक्षक आहेत। कवयित्री, लेखिका, अनुवादक, स्तंभलेखिका म्हणूनही त्या नावारूपास आहे। राष्ट्रीय स्तरावर वक्ता म्हणून त्या अनेकदा आमंत्रित असतात। दूरदर्शनवर देखील अनेकदा त्या झळकलेल्या आहेत। राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांच्या लिखाणाचा लौकिक आहे। विशेष म्हणजे भारत सरकार द्वारा विकसित वेब इंटरफेसच्या आणि अशा अनेक स्टार्टअपच्या त्या अनुवादिका आहेत। शहर की छोटी सी छत पर व हस्ती बहुत है अशी त्यांची 2 गाजलेली पुस्तकं आहेत। अनेक पुरस्काराच्या त्या मानकरी आहेत। अशा अष्टपैलू व्यक्तिमत्वाच्या आणि ओघवत्या वाणीच्या आदरणीय स्वरांगीत। सर्वप्रथम मैं दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपुर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। यह धन्यवाद इसलिए भर नहीं है कि यह औपचारिकता है, बल्कि यह इसलिए भी है कि शायद अब वे दिन फिर आ गए हैं कि कलाओं को राज्याश्रय नहीं मिला तो वे विलुप्त हो जाएंगी। जैसे इन दिनों कला समीक्षक यह प्रजाति भी पूरी तरह विलुप्त होती जा रही है। आप में से जो हमारी पीढ़ी के हैं उन्हें याद होगा कि अखबारों, पत्र पत्रिकाओं में कभी लंबी लंबी कला समीक्षाएं छपा करती थी। लिखने वाले वे होते थे जिन्हें कला की गहरी समझ थी। छापने वाले अखबार भी उनकी विद्वत्ता की कद्र करते थे। कला समीक्षक बड़ी गंभीरता से कला देखने परखने वाले पाठकों को तैयार करते थे, जो कालांतर में कला के अच्छे श्रोता दर्शक हो जाते थे। मेरी माँ श्रीमती अलकनंदा साने कला समीक्षक के रूप में बहुत बड़ी जानी जाती थी। उनकी तूती बोलती थी। ग्वालियर घराने के बाला साहेब पूछवाले से उन्होंने शास्त्रीय गायन की तालीम ली है, तो उन्हें पता है कि अच्छे कलाकार के क्या गुण और क्या अवगुण होते हैं। जब वे लिखती थी तो उनका रियाज उनके लेखन में बोलता था। आज आपने मुझे यहां बुलाया, वह भी कला समीक्षक के नाते, लेकिन उसके पहले का मेरा रियाज रहा है। आस्था जी और मैं बचपन से मित्र हैं। उनकी माँ आदरणीय सविता गोड़बले जी से मैंने नृत्य की शिक्षा प्रारंभ की थी। जो मैं कह रही हूँ कि मेरी कविताओं में या मेरे लेखन में नृत्य आया, उसकी वजह यह रही कि मैंने नृत्य सीखा है। आपको एक वानगी देती हूँ। कविता है नर्तकी। अभी आप इसके बाद में नृत्य का प्रोग्राम भी देखेंगे तो आपको बहुत आपसे रिलेट कर पाएंगे। नर्तकी। वंदन करते हुए आएगी नर्तकी, उसके बाद करेगी आमद, ठीक समय पर पढ़ेगी बोलों को, निभाएगी मात्राओं में। वह बेताली नहीं होगी, वह शब्दों के साथ चलेगी, तालबद्ध नाचेगी। उसकी भाव भंगिमाएं, कसक,
मसक सब होंगे अविश्वसनीय तरीके से सटीक। करेगी लयकारी, अंगुलियों के पोर से दिखाएगी भाव, आंख की कोर से दिखाएगी हाव। उसका रियाज उसके नृत्य में बोलेगा। कितनी मात्रा के बाद गर्दन को कितना घुमाना है यह उसे कंठस्थ होगा। वह भूलकर भी नहीं करेगी कोई गलती, बजते रहेंगे उसके घुंघरू। जब वह करेगी ठुमरी तो उसके साथ आप भी गुनगुनाएंगे, हमरी अटरिया पर आओ बलमवा। उसकी प्रस्तुति में वह हर बात होगी जो आप चाहेंगे देखना। ठाह से शुरू कर वह द्रुत तक पहुंचेगी, लय बढ़ेगी, चरम पर होगा उसका नर्तन। वह करेगी तांडव, करेगी लास्य, नटवरी करेगी और शुद्ध नर्तन भी। आप चमत्कृत होंगे, वह हतप्रभ करेगी। तालियों की गड़गड़ाहट में वह थमेगी सम पर, जाएगी विंग्स में, लौटेगी अपने अंधेरे में। यह लिखना मेरे लिए इसलिए संभव हुआ क्योंकि मैं नृत्य से जुड़ी रही। मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के शिविर और फिर शौकिया रंगकर्म को बड़ी संजीदगी से किया। तब जाकर दैनिक भास्कर में कलाओं पर लिखना शुरू किया था। आप बताइए, आज किस अखबार में इतनी जगह है और किस में इतनी रुचि है कि वह विस्तार से जानना, समझना और छापना चाहे कि किसी कलाकार ने अपनी प्रस्तुति में क्या बरता या वह कहाँ चूक गया। मैं विषाद से घिर जाती हूँ जब देखती हूँ कि आज की पत्रकारिता प्रेस विज्ञप्ति आधारित हो गई है। फला गायक ने क्या गाया, बजाया, नाचा, इसे एक पन्ने की विज्ञप्ति के आधार पर एक या ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 कॉलम में छाप दिया जाता है। वह विज्ञप्ति भी आमतौर पर कलाकार या वह संस्था जिसने उस कलाकार को बुलाया है उसके द्वारा बनाई हुई रेडीमेड होती है। विज्ञप्ति में केवल सूचना होती है, आकलन या समीक्षा नहीं। हर दूसरे कलाकार की प्रस्तुति की खबर में फला ने मंत्रमुग्ध कर दिया, दर्शकों को रोमांचित कर दिया या इस तरह की बात होती है। कला का काम क्या रोमांचित करना भर है? मंत्रमुग्ध करना क्या होता है? उसका शाब्दिक अर्थ भी क्या लिखने या छापने वालों को पता है? कृष्ण की बांसुरी मंत्रमुग्ध किया करती थी। जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो गोपजन अपने सारे काम बिसराकर मुरलीधर की मुरली में खो जाते थे। पशु पक्षी स्तब्ध हो जाते थे। अब इन दिनों इस शब्द की झूठी व्यंजना होने लगी है। शब्दों का अकाल पड़ गया है या बुद्धिमत्ता का? तो न तो शब्दों का अकाल है न विद्वत्ता का। दरअसल आज कला, जैसे कि पहले कहा, कला को रोमांचित करना भर मान लिया गया है। कला मनोरंजन बन गई है। बड़ा विज्ञापन जिस कलाकार की ओर से मिलेगा उसे अखबार में उतना स्थान मिलेगा। क्योंकि कई कलाकार बड़े तामझाम नहीं कर पाते, चीजों को मैनेज नहीं कर पाते, उनकी प्रेस विज्ञप्ति खानापूर्ति की तरह छप जाती है। इसलिए मैंने कहा कि कला समीक्षा विलुप्त होती जा रही है। कलाओं के प्रति संवेदनशीलता नहीं रही है। चिंता की जगह चटपटापन पैदा करना लुत्फ उठाने जैसा हो गया है। हम कलाओं को मनोरंजन मान रहे हैं, महिलाओं को मनोरंजन मान रहे हैं। उनके प्रति समाज में जिस तरह की अनैतिकता बढ़ रही है, जिस तरह का यौनाचार बढ़ रहा है, वह समाचारों की हेडिंग्स बन रहा है। हमें इसकी परवाह भी नहीं है। लगातार वह छप रहा है, इसलिए पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है। और इस तरह का एक मकड़जाल बुन दिया गया है कि अपराध और राजनीति से जुड़ी खबरें ही सबसे ज्यादा टीआरपी लाती है। तो कला को फ्रंट सीट पर नहीं, बैक सीट पर जाना होगा। अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं कह रही, पर मुझे जब राज्य स्तरीय पत्रकारिता का अवार्ड मिला था तो वह उस खबर के लिए मिला था जिसे मैंने शास्त्रीय नृत्यों पर लिखा था, जिसे पहले पन्ने पर स्थान दिया गया था, अंदर के पृष्ठों पर नहीं। चलिए आप अंदर के पन्नों पर कला को स्थान दे दीजिए, पर कम से कम उसकी जगह तो आरक्षित रखिए। यह क्या बात हुई
कोई बड़ी खबर आ गई, कोई बड़ा हादसा हो गया, तो आप अपराध की किसी खबर को कम नहीं करेंगे, कला की खबर को काट देंगे या उसे कूड़ेदान में फेंक देंगे या कहेंगे अरे कल छप जाएगी। कला का कूड़ेदान में जाना क्या आपको मंजूर है? जब कला का विकास होता है तभी किसी समाज का विकास होता है। मैं जिस शहर से आई हूं उसे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, पुणे कलेचं माहेरघर। लेकिन अब आप मुझे बताइए ना, पुणे से आपको कौन सी खबरें याद आ रही हैं जो अभी आपने सुनी होंगी? हालिया कौन सी खबर पड़ी? स्वारगेट बस स्थानक पर महिला के साथ यौनाचार? या साल भर पहले की क्या खबर आपको याद है? पोर्शे कार का मामला। महिला होने के नाते मैं इसके प्रति अधिक संवेदनशील हूं, मुझे होना भी चाहिए। महिलाओं के डीएनए में होता है कि उनका रुझान कलाओं की ओर होता है। मीडिया में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करते हुए हमें इसके दो पहलुओं को समझना पड़ेगा। एक तो मीडिया अपने आप में एक बड़ा कैनवास है। इसमें प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक सब आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बीते कुछ दशकों में जैसी क्रांति की है वह भी रेखांकित करने योग्य है। न्यूज चैनल से लेकर सोशल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब आदि कई चैनल्स पर आपको लगातार खबरें मिलती हैं। इससे समाचारों के पहुंचने की गति तो बढ़ी है, साथ ही अधिक से अधिक लोगों को समाचारों से जोड़ दिया है। आपके पास मोबाइल है और आप में न्यूज सेंस यानी समाचार की समझ है, तो आप भी अपनी खबर अधिकाधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पर कौन सी खबरें वायरल हो रही हैं? शास्त्रीय संगीत या नृत्य कितना वायरल हो रहा है? और सस्ता मनोरंजन कितना? यह भी विचारणीय है। अब बात करते हैं महिलाओं की। आज की पत्रकारिता के हर क्षेत्र में, चाहे संपादन हो या सह संपादन, रिपोर्टिंग हो या फोटो पत्रकारिता, विशिष्ट विषयों पर लेखन हो, चिंतन हो, उसमें महिलाएं प्रभावी दस्तक दे रही हैं। विभिन्न जनसंपर्क माध्यमों जैसे टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र पत्रिकाएं, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सिनेमा, फिल्म, भारत में न्यूज चैनलों, अखबारों अथवा पत्रिकाओं को देखें तो बहुत सी महिलाओं को आप एंकर, संपादक और पत्रकार के तौर पर पाएंगे। उन्होंने काफी नाम कमाया है। पर एक सच यह भी है कि महिलाएं आज भी बदलाव के ऐसे सिरे पर खड़ी है जहां से उन्हें लंबा सफर तय करना है। इस जगमगाहट का एक बड़ा कारण यह है कि पत्रकारिता के लिए जिस तरह की वांछित संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है वह महिलाओं में नैसर्गिक तौर पर होती है। पत्रकारिता में एक विशिष्ट किस्म की संवेदनशीलता की जरूरत होती है और समांतर रूप से कुशलतापूर्वक उसे अभिव्यक्त करने का मादा भी आप में आना चाहिए। संवाद और संवेदना को सुनियोजित सम्मिश्रण के साथ परोसना पत्रकारिता है। महिलाओं में संवाद के स्तर पर स्वयं को अभिव्यक्त करने का गुण पुरुषों की तुलना में अधिक बेहतर होता है। यही वजह है कि मीडिया में महिलाओं का स्थान और गरिमामय पूर्ण वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। संवेदना के स्तर पर जब तक वंचितों की आह, पुकार और जरूरत एक पत्रकार को विचलित नहीं करती, उसकी लेखनी में वह गहनता नहीं आ सकती। लेकिन महज संवेदनशील होकर पत्रकारिता नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे भी अधिक अहम है कि उस आह या पुकार को दृढ़तापूर्वक एक मंच प्रदान करना। यहां जिस सुयोग्य संतुलन की दरकार है वह भी निसंदेह महिलाओं में निहित है। यहां भी महिलाओं का पल्लड़ा भारी है। जिस बारीकी से वो बाल की खाल निकालती है वह बस उन्हीं के बूते की बात है। पिछले कुछ सालों में मीडिया में महिलाओं ने एक और भ्रम को सिरे से खारिज किया है, या कह लीजिए कि लगभग चटका दिया है। वह यह है कि पत्रकार होने के लिए यह कतई जरूरी नहीं कि वह लड़कों की तरह कपड़े पहने या बस रूखी सुखी लड़कियां ही पत्रकारिता कर सकती है। अपने नारीत्व का सम्मान करते हुए, शालीनता से बरतते हुए सशक्त पत्रकारिता की जा सकती है।
यह सच भी इस दौर की पत्रकारिता में दिखाई देता है। पर पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ने के लिए वे क्राइम रिपोर्टिंग को हार्डकोर जर्नलिज्म मान बैठी है। हमारी संस्कृति दूषित हो रही है। इस पर लिखने की बजाय उन आंकड़ों को पेश किया जा रहा है जिसमें अपराध बढ़ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि कला को राज्याश्रय नहीं मिला तो कलाओं का दम टूट जाएगा, क्योंकि बाकी किसी को तो कलाओं की पड़ी ही नहीं है। कला से जीवन का उपालंब नहीं मिलेगा तो उनके लिए कला कुछ नहीं है। कला, मनीषी, यह शब्द भी अब आपको कहां सुनाई पड़ता है। यह सच है कि पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारतीय महिलाओं ने बीते कुछ दशकों में काफी प्रगति की है। महिला पत्रकारों ने दंगे, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं को कवर किया है। वे कई न्यूज चैनलों का चेहरा बनी हैं और उन्होंने खेल रिपोर्टिंग जैसी पुरुषों के वर्चस्व वाली रिपोर्टिंग को भी अपना क्षेत्र बना लिया है। मीडिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको वक्त बेवक्त कहीं भी कभी भी जाना पड़ता है। बड़ी खबरें रात 12 बजे आए या 2 बजे, आपको जाना ही पड़ेगा। जब मैंने लिखना शुरू किया था तब रात 12 बजे तक भी संगीत का कोई आयोजन समाप्त होता था तो मैं अखबार के दफ्तर जाकर समीक्षा लिखा करती थी। संपादक की कड़ी ताकीद होती थी कि उतनी जगह मेरे लिए रखी जाए। आज बड़े से बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों की खबर भी क्या सेम डे, मतलब उसी दिन छपती है। कितने अखबार ऐसी जगह छोड़ते हैं कि केवल ये अखबार कलाओं के लिए छप चलेगा, ऐसा कितने अखबार कर रहे हैं। अब तो मोबाइल है, इंटरनेट है, अखबार के दफ्तर में जाकर किसी कला संवाददाता को खबर देने की जरूरत नहीं है। वह भी पॉलिटिकल खबर देने वाले की तरह घटनास्थल से लिखकर भेज सकता है। पर क्या ऐसा हो पा रहा है? यह भी छोड़िए, आप तो बताइए, कला समीक्षक दूर, कितने अखबारों में कला संवाददाता है। वह कला संवाददाता है तो उसे अन्य अन्य बीट्स, मतलब दूसरी बीट्स पर भी काम करना पड़ेगा। मतलब जैसे कलाकारों से पूछा जाता है कि आप रंगकर्म करते हैं तो ठीक है, बाकी आप क्या करते हैं। या आप कविताएं लिखते हैं, मतलब जैसे मैं कविताएं लिखती हूं तो मुझसे पूछा जाता है कि आप कविताएं लिखते तो ठीक है, बाकी आप क्या करती है। मोंडे काका यहाँ बैठे, उनसे पूछा जाता है कि आप फोटोग्राफी करते, ठीक है, फोटोग्राफी आपका शौक हो सकता है, बाकी क्या करते हैं। मतलब हमने मान लिया है कि कला आपके जीने के सहारा नहीं बन सकती है। कला आपको रोटी दे सकती है, रोटी नहीं दे सकती, वो रोटी खाने का सलीका दे सकती है। लेकिन आज ये एक सलीका सीखने की किसको जरूरत है। तो जब मुझसे पूछा जाता है कि बाकी मैं क्या करती हूँ, तो बाकी मैं हमारा यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, अ मेलोडियस लिरिकल जर्नी, जिसमें हम कलाओं को अंतर्दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, उनके अंतर संबंधों को टटोलते हैं। मुख्यतः कला को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे दृश्य कला, जिसमें वास्तुकला, चीनी मिट्टी के बर्तन, ड्राइंग, जैसे यहाँ पे एग्जीबिशन लगी है, फिल्म निर्माण, पेंटिंग, फोटोग्राफी, मूर्तिकला आती है। साहित्य कला, जिसमें कल्पना है, नाटक है, कविता है, गद्य है। और प्रदर्शन कला, नृत्य, संगीत और थिएटर। यहां भी एक विचारणीय मुद्दा है कि हमने प्रस्तुतियों को प्रदर्शन कला बना दिया है। माफ कीजिएगा, वो प्रदर्शन नहीं, प्रस्तुति होती है। अभी नृत्य की प्रस्तुति होने वाली है, प्रदर्शन नहीं। कला समीक्षक को इन सब की समझ होनी चाहिए। मैं ज्ञान की बात नहीं कर रही हूं, मैं समझ की बात कर रही हूं। महिलाएं न्यूज कवरेज को नया दृष्टिकोण प्रदान कर सकती हैं। वे किन विषयों को कवर करना चाहती है या फिर वे किस तरह से स्टोरी बताना चाहती हैं, इसे लेकर उनकी अलग राय हो सकती है। जब उन्हें मीडिया हाउस में यह विस्तार नहीं मिलता तो वे अपनी राह खुद बनाती हैं। जैसे कलाओं को अपनी राह खुद बनानी होगी, कला समीक्षकों को भी और कलाकारों को भी। अब देखते हैं कि कला क्या है। तो अनेक प्रकार के वाद्यों का निर्माण करना कला है, उनके बजाने का ज्ञान कला है, जैसे आज हम कलाकारों से मिलेंगे। तालाब, बावली, कूप, प्रासाद, महल और देव मंदिर आदि बनाना, और भूमि ऊंची नीची है या नहीं ये देखना, मतलब सिविल इंजीनियरिंग जिसे आप कह रहे हैं, वो भी कला है। घटी, मतलब घड़ी में समय देखना,
उसके निर्देश बनाने वाले यंत्रों का निर्माण करना, विभिन्न रंगों से वस्त्र और वस्तुएं बनाना वह कला है। नौका, रथ आदि जल थल के आवागमन के साधनों का निर्माण करना कला है। सूत्र, सन आदि तंतुओं से रस्सी बनाना कला है। रत्नों की पहचान और उनमें वेद करने मतलब छिद्र करने की कला है। सुवर्ण, रजत आदि के यथात्म मतलब उसके असलीपन को पहचानना यह कला है। नकली सोने, चांदी और हीरे मोती को निर्माण करने का विज्ञान कला है। गौ, भैंस आदि को दुहने से लेकर दही जमाना, मथना, मक्खन निकालना, उससे घी बनाने तक का ज्ञान, यह सब कला है। कुर्ता आदि कपड़ों को सीना, सीवने कंचुकादीनाम विज्ञानम तु कलात्मकम। हाथ, पैर आदि अंगों से विविध प्रकार से तैरना, यह भी कला है। महिलाएं यहां बैठी है तो मैं बताऊं, घर के बर्तनों को मांजने का ज्ञान, यह भी कला है। कला को समार्जन मतलब अच्छी तरह से धोकर साफ करना वस्त्रों को, यह भी कला है। तो बताइए कला कहां नहीं है? यह मैं नहीं कह रही हूं, शुक्राचार्य ने कहा है। उनके नीतिसार नामक ग्रंथ के 3 अध्याय के प्रकरण में हमें यह पढ़ने को मिलता है। उनके कथनानुसार कलाएं अनंत है। उनके नाम भी गिनाए जा सकते हैं, परंतु उनमें 64 कलाएं प्रमुख हैं। कला का प्रयोग अंश या पार्ट, भाग के रूप में भी होता है। सूर्य की गति को 12 भागों में और 16 अंश चंद्र की कलाओं को बांटा गया है। चंद्रमा की 16 कलाओं को राशि भी कहते हैं। राशि का अर्थ हिस्सा, अंग्रेजी में कहेंगे तो पोर्शन से भी होता है। 3री या 4थी शताब्दी के बाद कला शब्द का अर्थ आर्ट के लिए होने लगा, जिसका कारण वात्स्यायन या जयमंगल द्वारा विभिन्न रंग क्षमताओं, विधाओं और सेवाओं को श्रेणीबद्ध कर देना था। इन्हें एक सूत्र में कहना चाहे तो हम कह सकते हैं ध्वनि, गति, रंग, रेखा आदि के माध्यम से व्यक्त होना, इन्हीं अभिव्यक्तियों को कला कहा जाता है। यूरोपीय समीक्षक कला के संदर्भ में, साहित्य के संदर्भ में 2 मत रखते हैं। एक तो वे कहते हैं कि कला कला के लिए है, आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, और दूसरा वे कहते हैं कि साहित्य, कला, ललित कलाएं जो हैं वो समाज के लिए है, जीवन के लिए है, सेक ऑफ आर्ट, लाइफ। कला कला के लिए की उक्ति विदेशी है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्लेटो थे। कला जीवन के लिए है, इस सिद्धांत के समर्थक अरस्तु, मैथ्यू, वर्ड्सवर्थ आदि रहे हैं। हमें भी कला को केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि जीवन के उत्स के रूप में स्वीकारते हुए उसे समाज में वह स्थान दिलाना होगा। सृजन होगा तभी विध्वंस रुकेगा, इसलिए सृजन का सम्मान करना होगा। इसलिए हम महिला दिवस मनाते हैं, क्योंकि हम महिलाओं की सृजन शक्ति का सम्मान करना चाहते हैं। हम विध्वंस को रोकना चाहते हैं। मैं आपको इसके साथ में एक कविता और सुनाती हूँ जो आपको बताएगी कि पूरा जगत, जैसे मैंने कहा कि मैंने नृत्य सीखना शुरू किया था, तो पूरा जगत जिस तरह से नृत्य है, तो कविता है नृत्यमय जगत। इजाजत है, संजय दादा यहाँ हैं, वो सुन पा रहे होंगे तो। नृत्यमय जगत। कभी देखा है किसी को सोरंगी या सारंगी बजाते हुए? लगता ही नहीं सोरंगी बज रही है। देह से सटी होती है सोरंगी और लगता है देह बज रही है। 100 रंगों को एक साथ गूंथ लिया है उसने। पूछते हैं कोई अच्छा सोरंगी बजाने वाला है? नाम आता है उसका जिसने मांझ लिया है गज को देह के साथ। सेतु बन गया है गज, जिससे उसकी देह के पार की यात्रा शुरू हो गई है। तबले पर है, तबले पर थिरक रही हैं अंगुलियां, चेहरे पर मुस्कान। यह स्व का आनंद है जो उसे बना रहा है तबलची से तबला नवाज। जब ताल के धी ना का लड़कपन है तो धमार का क धी ट धा का संयत भाव भी
इस धा पर सम आई है। गर्दन हिलाकर बता रहा है वह, और इस तिरकिट पर घूमी है अंगुलियां। उसकी गर्दन और चेहरे का स्मित हास्य भी। क्या है ऐसा जो तबला बजाते हुए उसे आनंदित कर रहा है? नाच रहा है उसका शरीर, ऊर्ध्व की ओर उठ रहा है, ऊर्ध्व की ओर हो रही है उसकी गति। यह उसके लिए मोक्ष का सोपान है। मुख मोर मोर मुस्कात जात, गा रही है गायिका मालकोंस पर। कल्पना कीजिए, मुख मोर मोर मुस्कात जात, गा रही है गायिका मालकोंस में। अर्धनिमिलित है उसकी आंखें, शब्दों से नहीं तान के उतार चढ़ाव से बदल रही है उसके चेहरे की भंगिमाएं। यदि उसकी जगह वह गाती ठुमक चलत रामचंद्र, तब भी उसके चेहरे पर वही शांत भाव होता जो भोर भई अब आए रैन कहाँ बिताई गाते हुए है। गायिका को न तो शब्दों का उपालंब चाहिए, न उनके अर्थों की व्यंजना। उसके लिए शब्द से भी ज्यादा जरूरी है स्वर, आरोह अवरोह। वह स्वरों में खो रही है। यही है उसका परमानंद, उसका मोक्ष। अब देखिए, सितार के मिजराब जो उंगलियों में पहनते हैं, सितार के मिजराब उंगलियों में अंगूठियों की तरह पहने हैं। खींच खींच कर बजाई जाती है सितार, एक विशिष्ट आसन में बैठकर, और खुद ही मुंह से निकलता है क्या बात। यह उस तार के खींचने का उन्माद नहीं है, यह होता है उस तुम्बे का स्पंदन भी नहीं है, उस झाले पर भी नहीं कही गई है यह बात। यह उस क्षण को जी लेने का आनंद है जिसे जिया है उसने अभी अभी खुद को खोते हुए। और देखा है किसी को मुरली बजाते हुए, शरीर पर कितने वक्र पड़ते हैं, कितने प्यार से बजाता है वो बंसी। नीरव शांति का रहस्य क्या केवल कृष्ण जानता है? नहीं, वह भी जानता है जो बैठकर बजाता है बांसुरी और खो जाता है निराकार में। अब देखिए, इन सबके साथ तो कभी अकेले ही नाचती है नर्तकी। उसकी आंखें बंद नहीं होती, हर क्षण सजगता उसके साथ होती है। आमद का धातक थूंग हो करते हुए वह अभिनय करती है, साकार कर देती है शिव पार्वती। हर शब्द के भाव को पकड़ती है ऐसे जैसे कि इस शब्द का वही अर्थ हो जो बता रही है। लाली मेरे लाल की कहते हुए वह अपने लाल गोपाल को दिखाती है तो सूर्य की ओर और होठों की लालिमा भी दिखाती है। उन छोटे छोटे बोल टुकड़ों को वो कितने प्यार से बरतती है, जैसे पैरों से निकाल रही हो मक्खन। दूसरे ही क्षण किसी कवित्त में वह राधा बन छीन लेती है बांसुरी। एक ही बार में वह क्या क्या करती है, उलाहना देती है तो कभी बिंदी करने लगती है, मोहे छेड़ो न कन्हाई। वह नृत्य करती है, देखती है तबले की ओर, होती है तबले और घुंघरुओं में जुगलबंदी। पखावज के नाद में रमण करती है, स्तब्ध हो जाता है वह क्षण। तभी वह देखती है सौरंगी को और एक टीस सीधे उसके दिल को चीर जाती है। तानपुरे से भरती है वो पूरा व्योम। तानपुरे पर चलती है 4 उंगलियां, 4 चरणों को पार कर जाती है। बांसुरी की तान में वह करती है एक पल को आंखें बंद। शुरू होती है भैरवी, खोल देती है आंखें तुरंत। अहिर भैरव के साथ सुबह की उजास उसके चेहरों पर होती है। दमकती है वह, दमकता है नृत्य। ताल, लय, स्वर और सारे साज साजिंदे। वह पूर्ण परिक्रमा करती है। परिधि पर एक और खड़ी हो जाती है पृथ्वी। पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगती है नर्तकी। नर्तन हो जाता है विश्व, कीर्तन हो जाता है संसार। जहां कुछ विषम नहीं होता, सब सम हो जाता है, सम पर विराम पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।